हाँ जी प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी? होपफुली कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चा, आपके लिए जो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट तैयार किया था, उस सेट का हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट किया है। उन दोनों लेक्चर में हम लोग संभावित प्रश्नों के बारे में भी जाना और उस कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी हमने जानने का प्रयास किया था। उसी के तर्ज पर आज का भी क्लास हमारा रिलेट करेगा और आज के क्लास में भी हम लोग जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या-क्या और भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं और क्या-क्या प्रश्न उससे रिलेटेड बनकर आया हुआ है एग्जाम में, इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए हम लोग आज की सेशन को भी कंप्लीट करेंगे। बात क्लियर है? तो प्यारे बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन पेपर लेकर बैठेंगे और जो भी आपको फैक्ट नोट करने लायक लगेगा, उसको नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जो चीज़ आपको अगर यहाँ पर लगता है कि ये फालतू चीज़ें हैं, वही आपके एग्ज़ाम में बनकर आते हैं, ठीक है? तो कोई भी फैक्ट आपके लिए बेकार की नहीं होगी। जो भी फैक्ट यहाँ पर लिखाएँगे, वो सभी के सभी आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए होंगे और एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएँ प्रबल होगी, ठीक है? तो चलिए, हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज के इस सेशन में हम लोग फिर से 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है। तो 31 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, नाइक्रोम में कौन-कौन से तत्व शामिल होते हैं? ये अर्थात सीधा-सा एक प्रश्न है कि नाइक्रोम किससे मिलकर बना होता है? नाइक्रोम किससे मिलकर बना होता है? एक सीधा-सा प्रश्न हमसे पूछा गया है, ठीक है? तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड आप इसका उत्तर तब तक बताएँगे। इससे रिलेटेड क्या-क्या प्रश्न बनते हैं, आइए उस प्रश्न को भी हम लोग जान लेते हैं। उस प्रश्न को भी हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न बनेगा प्यारे बच्चे, कि इस नाइक्रोम का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो ध्यान रखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है, जो विद्युत हीटर होता है, विद्युत हीटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि जो हमारे कपड़े प्रेस करने वाले जो आयरन होते हैं, प्रेस मशीन में किया जाता है। प्रेस मशीन का जो कुंडली होता है, प्रेस मशीन का कुंडली, ठीक है? या आपको ऐसे ही लिख देते हैं आयरन की कुंडली बनाने में, ठीक है? आयरन की कुंडली, आयरन की कुंडली बनाने में यानी कॉइल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भी जो गीज़र होता है, गीज़र में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जो हमारे ब्लोअर होते हैं, ब्लोअर में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों में हम लोग नाइक्रोम का इस्तेमाल कर लेते हैं सर। और भी फैक्ट बनता है यहाँ से कि नाइक्रोम का सर गलनांक क्या होता है? नाइक्रोम का गलनांक क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे कि नाइक्रोम का गलनांक जो होता है बच्चा, वो उच्च होता है। यानी कि ये जल्दी गलता नहीं है। ये जल्दी गलता नहीं है, इस वजह से इसका गलनांक क्या होगा? उच्च होगा। और भी प्रश्न क्या बनाए जा सकते हैं? प्रश्न बनाया जा सकता है कि इसका प्रतिरोध क्या होता है? इसका प्रतिरोध क्या होता है? तो ये भी ध्यान रखेंगे कि इसका प्रतिरोध उच्च होता है। ये अत्यधिक प्रतिरोध कहने का मतलब है कि ये धारा को स्मूथली पास नहीं करने देता है। यानी कि धारा का ये विरोध ज़्यादा करेगा और धारा का जब विरोध ज़्यादा होगा, तो ये अत्यधिक ताप उत्पन्न करेगा। तो हम कह सकते हैं कि उच्च प्रतिरोध के कारण हम कह सकते हैं कि ये अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो ये भी प्रश्न बनकर आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में कि हम लोग विद्युत हीटर में या प्रेस की जो कुंडली होती है, उसमें हम लोग नाइक्रोम का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? इस वजह से करते हैं प्यारे बच्चे कि प्रतिरोध इसका उच्च होता है और अत्यधिक प्रतिरोध होने के कारण ये अत्यधिक ताप उत्पन्न करता है। बातें क्लियर हैं? चलिए सर, और भी क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? हाँ, अब आते हैं इससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन था मुख्य रूप से, कि नाइक्रोम किसका बना होता है? तो ध्यान रखेंगे कि नाइक्रोम बना होता है बच्चा, वो निकेल निकेल प्लस क्रोमियम का बना होता है। निकेल प्लस प्लस क्रोमियम का बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकेल एवं क्रोमियम। अर्थात हमारा निकेल और क्रोमियम ही मिलकर इस मिश्र धातु का निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं सर नाइक्रोम कहते हैं, ठीक है? चलिए, अब प्रश्न ये भी आता है
कि नाइक्रोम जब बनाते हैं, नाइक्रोम का निर्माण करते हैं, तो इस मिश्र धातु में किसकी अधिकता अत्यधिक होती है? तो ध्यान रखेंगे कि निकेल यहाँ पर 80% होता है। निकेल की जो परसेंटेज होता है वो बच्चे 80% होता है, और बचा हुआ जो 20% होता है वो किसका होता है? तो आप कहेंगे सर क्रोमियम का होता है। और किसका होता है सर? क्रोमियम कितना परसेंट? 20%। निकेल कितना है? तो 80%। यानी नाइक्रोम में सर्वाधिक किस तत्व की अधिकता होती है? तो आप कहेंगे सर निकेल की अधिकता होती है। और कम किसकी होती है? तो सर क्रोमियम की अधिकता होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं यही हमारा है नाइक्रोम। यही क्या है सर? नाइक्रोम है। ठीक है, जो हमने बताया कि अत्यधिक इसका गलनांक उच्च होता है, प्रतिरोध उच्च होता है, और अत्यधिक प्रतिरोध होने के कारण ही ये क्या करता है? अत्यधिक ताप उत्पन्न करता है, अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है सर। ठीक है, और विद्युत हीटर में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ से और भी प्रश्न अब यहाँ पर आया है मिश्रण से संबंधित। ठीक है, तो मिश्रण से संबंधित जो आया है इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बनाए जा सकते हैं ये भी आ जाइए समझ लेते हैं। सर एक तो प्रश्न बनता है किससे? एक प्रश्न बनता है सर पीतल से। ठीक है, एक प्रश्न बनता है पीतल। पीतल क्या है? ये भी एक तरह का हम कह सकते हैं कि मिश्र धातु है। ये भी क्या है? एक मिश्र धातु है। और ये किसका बना होता है? तो ध्यान रखेंगे, इसके लिए एक ट्रिक आप ध्यान रखेंगे, पिताजी। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक याद रखेंगे, पिताजी। ठीक है, पिताजी का मतलब पी से हो गया बच्चा पीतल, पी से हो गया सर पीतल, त से हो गया तांबा, त से हो गया तांबा, और जी से हो गया बच्चा जिंक। जी से हो गया जिंक, या इसी को हम कहते हैं जस्ता, इसी को हम कहते हैं जस्ता। ठीक है, बातें क्लियर है? यानी पीतल जो बना होता है वो किसका बना होता है सर? तांबा प्लस जिंक का बना होता है। तांबा प्लस जिंक का बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं सर? पीतल कहते हैं। पीतल के साथ साथ आपको दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, कांसा भी पूछा जाता है कि कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा, कांसा किसका मिश्र धातु है? ये भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि कांसा जो होता है ये बच्चा तांबा, तांबा अब प्लस टीन का बना होता है। तांबा प्लस टीन का बना होता है। ठीक है, कांसा किसका बना होता है? तो आप कहेंगे सर तांबा और टीन का बना होता है। इसमें भी परसेंटेज पूछ दिए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर तांबा जो होता है वो 78% होता है। ये कितना परसेंट होता है? 78%। और टीन जो होता है बच्चा वो लगभग 22% होता है। टीन की परसेंटेज कितनी होती है? तो 22% होती है। चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक और चीज पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर फ्यूज वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर फ्यूज वायर है, तो फ्यूज वायर से भी ध्यान रखेंगे कि फ्यूज, ठीक है, फ्यूज ये भी एक क्या है सर? मिश्र धातु है। ये भी दो तत्वों से मिलकर बने होते हैं। फ्यूज में ध्यान रखेंगे कि जो हमारा फ्यूज का तार बना होता है वो किसका बना होता है? तो आप कहेंगे सर सीसा, सीसा और प्लस टीन होता है। सीसा प्लस टीन होता है, यानी सीसा और टीन से मिलकर ही क्या बना होता है सर? तो हमारा फ्यूज बना होता है। अब बात आती है कि सर सीसा और टीन में किसकी परसेंटेज अधिक होती है? तो ध्यान रखेंगे कि सीसा का जो परसेंटेज होता है वो अधिक होता है, और टीन का परसेंटेज जो होता है वो कम होता है। ठीक है, सीसा जो होता है वो लगभग 75% होते हैं, और टीन की जो परसेंटेज होता है वो लगभग 25% होता है। ठीक है, अब यहाँ से फ्यूज से भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा कि फ्यूज का गलनांक क्या होता है? फ्यूज का गलनांक कहाँ पर क्या होता है? तो आप कहेंगे सर फ्यूज का गलनांक निम्न होता है। फ्यूज का गलनांक निम्न होता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध कहेंगे सर उच्च होता है। प्रतिरोध क्या होता है सर? उच्च होता है। प्रतिरोध क्या होता है सर? उच्च होता है। अब यही फ्यूज को आप देखेंगे इस तरीका से आपको दिखाई देता है। यहाँ पर आपको इस तरीका से, ये हमारे जो वाहन होते हैं उस वाहन में भी इस तरीका का फ्यूज आपको दिखाई पड़ते होंगे। तो फ्यूज से रिलेटेड प्रश्न जो भी था हमने आपको पढ़ाया। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं और पूछे जाएंगे बच्चे। इस वजह से अब एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन यहाँ पर बनाया जा रहा है। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से ही आपको थोड़ी सी एक क्वेश्चन में समय लगती है, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड जो भी फैक्ट आते हैं वो एक
साथ आपको इकट्ठा करके दे दिया जा रहा है, इसी कारण से। चल आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। इससे संबंधित जो भी प्रश्न थे वो क्लियर हो गए, ठीक है। अच्छा, एक और प्रश्न है, जब पढ़ ही रहे हैं तो और भी पढ़ लेते हैं। पूछा जाता है कि फ्यूज को हम कहाँ लगाते हैं? फ्यूज जो होता है उसको हम कहाँ लगाते हैं, किस वायर में लगाते हैं? रेड वायर में, ब्लैक वायर में, ग्रीन वायर में, येलो वायर में, कहाँ पर लगाते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा मेन वायर होता है, जो हमारा मेन वायर होता है, मेन वायर कहने का मतलब क्या है? मेन वायर कहने का मतलब है कि जो गर्म तार है, जो गर्म तार होता है, ठीक है, जो रेड कलर का होता है, उसी में हम क्या करते हैं सर? फ्यूज को लगाते हैं। यानी कि जो हमारा गर्म तार है जिसमें विद्युत की सप्लाई हो रही है, उसी में हम क्या करते हैं सर? फ्यूज को लगाते हैं, ठीक है। बातें क्लियर है? बातें क्लियर है? इसी तरह से पूछा जाता है कि फ्यूज कितने एम्पियर तक, हालांकि पूछा जाता है बट उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए। चल, तो इससे रिलेटेड फैक्ट सारे क्लियर हो गए, सारे क्लियर हो गए। चलिए सर, कांसा किसका बना होता है? तांबा प्लस टीन का, तांबा प्लस टीन का, ठीक है। पीतल में हमने ट्रिक आपको बताया, पिताजी, पी से हो गया पीतल, त से हो गया तांबा और जी से हो गया जिंक, यानी पीतल तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। चल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? तंत्रिका तंतु की जो उत्पत्ति है वो किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है, ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए, हमारा शरीर जो बना हुआ है बच्चे, वो 3 तरह के ऊतक से बना हुआ है, ठीक है। यानी उत्पत्ति जो होती है वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। इन जब भ्रूणा अवस्था में होता है, जब भ्रूण यानी गर्भ में जब भ्रूण पलते हैं तो भ्रूण का जो विकास होता है वो इन्हीं इन्हीं ऊतकों के द्वारा होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के द्वारा होता है सर। तो हमसे पूछा है कि तंत्रिका तंतु की जो उत्पत्ति हुई है, इसी को इसका जो उत्पत्ति है वो बच्चा होता है एक्टोडर्म के द्वारा। किसके द्वारा होता है सर? एक्टोडर्म के द्वारा होता है, और ये हमारे भ्रूण से ही ये विकास होना शुरू हो जाते हैं। इसी तंत्रिका तंतु को हम कहते हैं नर्व फाइबर भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं सर? नर्व फाइबर कहते हैं। हिंदी में लिख दें, हिंदी में लिख दें नर्व फाइबर, नर्व फाइबर कहते हैं, ठीक है। नर्व फाइबर कैसा होता है तो देख लीजिए। नर्व फाइबर जो होता है बच्चा वो कुछ इस तरीका को आपको दिखाई देगा। जो एक जॉन वाला हिस्सा होता है इसी को हम कहते हैं नर्व फाइबर कहते हैं। इस तरीका का ये कुछ माइलिन शीथ होता है, ये इस तरीका का माइलिन शीथ होता है। इसी को हम कहते हैं नर्व फाइबर कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? नर्व फाइबर कहते हैं। नर्व फाइबर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है माइलिनेटेड और एक होता है नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। यानी कि एक शीथ वाला होता है और एक बिना शीथ वाला होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया सर? एक्टोडर्म हो गया। यानी एक्टोडर्म के द्वारा ही तंत्रिका तंतु का क्या होता है सर? उत्पत्ति होता है। अब इस तंत्रिका तंतु का कार्य क्या होता है? तंत्रिका तंतु का जो कार्य है बच्चा, इसका जो कार्य है वो कार्य क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे कि हमारे शरीर में जो भी स्टिमुलाई होता है, जो भी उद्दीपन होता है, उसको ट्रांसफर करने का कार्य होता है। ये क्या करता है? तो आवेग को ट्रांसफर करने का कार्य है। जो हमारे विद्युत आवेग होते हैं, विद्युत आवेग जो होता है, इसको क्या करता है? तो आप कहेंगे सर ट्रांसफर करने का कार्य होता है। ट्रांसफर करने का कार्य इसका होता है तंत्रिका तंतु का, ठीक है। चल, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक हमने बनाया है न्यूरॉन, एक हमने यहाँ पर न्यूरॉन पूरा का पूरा पिक्चर लाया है। इस न्यूरॉन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि यहाँ से जो यहाँ तक का जो क्षेत्र है, यहाँ से जो यहाँ तक का जो क्षेत्र है, इसी को बच्चा हम कहते हैं तंत्रिका तंतु। इसी को हम क्या कहते हैं सर? तंत्रिका तंतु कहते हैं। और इसी को हम कहते हैं सर एक्सॉन। इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। इसी को हम एक्सॉन कहते हैं और हिंदी में कहते हैं तंत्रिकाक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष कहते हैं। अब देखिए, जब हम एक न्यूरॉन की पिक्चर को देखते हैं तो न्यूरॉन 3 चीजों से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं।
न्यूरॉन का न्यूरॉन की जब हम बात करते हैं तो न्यूरॉन 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। किससे सर? एक तो होता है डेंड्राइट से, एक होता है डेंड्राइट से मिलकर बना होता है, एक होता है सर सोमा से मिलकर बना होता है, सोमा जिसे हम सेल बॉडी भी कहते हैं, और एक होता है सर एक्सॉन होता है, ठीक है? जिसे हम तंतु तंत्रिक काक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? तंत्रिक काक्ष कहते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया सर? न्यूरॉन हो गया। ये पूरा का पूरा न्यूरॉन हो गया। अब यहाँ पर कुछ आपको शाखाएँ की तरह दिखाई दे रहे होंगे। कुछ इस तरीका से आपको शाखाएँ जैसा बटा हुआ कुछ दिखाई दे रहा होगा। ऐसा-ऐसा है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो इस तरीका से आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसी को हम कहते हैं सर क्या? तो आप कहेंगे डेंड्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? डेंड्राइट कहते हैं। सर इस डेंड्राइट का कार्य क्या होता है? इसका भी कुछ ना कुछ तो कार्य होगा। बिल्कुल सर। इसका कार्य होता है, डेंड्राइट का जो कार्य है बच्चा, डेंड्राइट का जो कार्य होता है वो होता है उद्दीपन को रिसीव करने का। क्या करने का? उद्दीपन को रिसीव करने का। यानी आप कह सकते हैं कि जो हमारा स्टिमुलाई होता है उसको रिसीव करने का, ग्रहण करने का कार्य होता है। यानी कि उद्दीपन जो होता है, उद्दीपन को उद्दीपन को ग्रहण करने का कार्य होता है। उद्दीपन को ये क्या करता है सर? ग्रहण करता है या इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, ये भी आप कह सकते हैं। यानी इन्फॉर्मेशन को, सूचना को क्या करता है सर? रिसीव करता है। जैसे अगर हम कहीं हाथ रख देते हैं, तो हाथ रखने से हमें पता चलता है कि गर्म है, ठंडा है। तो गर्म गर्म और ठंडा ये क्या है? एक उद्दीपन है। एक क्या है? बाहरी फैक्ट है, बाहरी फैक्टर है, बाहरी कारक है, जिससे हमें महसूस हो रहा है शरीर में क्या, हमारा ब्रेन क्या कर रहा है? बता रहा है कि गर्मी है, गर्म चीज़ को छुआ है या ठंडी चीज़ों को छुआ है। तो ये सबसे पहले इस गर्म और ठंडी चीज़ों को रिसीव किसने किया है? तो सर डेंड्राइट ने किया है। किसने रिसीव किया है सर? डेंड्राइट ने किया है। तो डेंड्राइट का कार्य है इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करने का। सूचना को ग्रहण करने का कार्य किसका है सर? डेंड्राइट का कार्य है। ठीक है? चल, अब ये भी ध्यान रखेंगे कि एक डेंड्राइट से दूसरा जो इन्फॉर्मेशन, जैसे इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है, जैसे आगे कुछ पिक्चर लगाए हैं, देख लें हम। हाँ, बिल्कुल लगाए हैं। यहाँ पर हमने पिक्चर लाया है लगाकर। चलिए, तो पहले इसको समझ लेते हैं। आइए, उसके बाद ये जो आपको बीच में जो बॉडी दिखाई दे रहे हैं, बीच में जो बॉडी आपको इस तरीका से दिखाई दे रहा, यहाँ पर जो इस तरह का आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, बॉडी दिखाई दे रहे हैं, इसी बॉडी को हम कहते हैं सर, ये जो बॉडी है इसको हम कहते हैं कोशिकाएँ। इसको हम क्या क्या कहते हैं? कोशिकाएँ नहीं, माफ़ करेंगे, सोमा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? सोमा कहते हैं। ये पूरा का पूरा जो बीच वाला जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा, इसको हम क्या कहते हैं सर? सोमा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सोमा कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं सेल बॉडी कहते हैं। इसी को हम सेल बॉडी कहते हैं। ठीक है? चलिए, अगली पॉइंट ध्यान रखेंगे कि इसके बीच में कुछ इस तरीका का आपको डॉट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। डॉट डॉट ये कुछ नहीं है बच्चा, ये क्या है? नीजेल ग्रेनुल्स है। नीजेल ग्रेनुल्स है। अगर इसके बारे में और भी डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ इसी चैनल पर आपको ये सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे ढंग से समझाया गया है। आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर आप सर्च कीजिएगा, उसमें सभी के सभी चीज़ें, ये चीज़ें आपको समझाई गई है। आइए, उसके बाद यहाँ पर जो दिखा रहा है, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, इसको हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का कुछ दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं सर श्वान कोशिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं सर? श्वान कोशिका कहते हैं। और ये श्वान कोशिका जो होता है, ये ऊपर में एक लेयर से प्रोटेक्टेड होता है, जिस लेयर को हम कहते हैं सर माइलिन आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं सर? माइलिन आवरण या माइलिन शीथ कहते हैं। इस माइलिन शीथ का कार्य क्या होता है? इस माइलिन शीथ का कार्य होता है कि हमारा जो न्यूरॉन है उसको प्रोटेक्ट करने का। ठीक है? अब यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि 2 माइलिन शीथ के बीच का जो गैप होता है, 2 माइलिन शीथ के जो बीच का जो गैप है, इसको हम गैप कहते हैं। ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? गैप कहते हैं। यानी रिक्त जो खाली जगह है, ये खाली स्थान, इस खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? तो नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। नोड ऑफ रेनवियर के नाम से जानते हैं। ये क्या है बच्चा? माइलिन शीथ है।
ये क्या है, माइलिन शीथ है, ठीक है। और ये क्या है, तो आप कहेंगे ये क्या है, हमारा श्वान कोशिका है, श्वान कोशिका। तो ये भी पूछा जा सकता है कि श्वान कोशिका कहाँ पाए जाते हैं। श्वान कोशिका कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारे न्यूरॉन का हिस्सा होता है, न्यूरॉन में पाया जाता है। या पूछा जाएगा माइलिन शीथ कहाँ पाए जाते हैं, न्यूरॉन में पाए जाते हैं। पूछा जाएगा कि दो माइलिन शीथ के बीच के खाली जगह को हम क्या कहते हैं, तो नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। क्या कहते हैं सर, नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। ये श्वान कोशिका का कार्य क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे कि जो हमारा आवेग होता है, विद्युत आवेग जो होता है, वो विद्युत आवेग को क्या करता है, तेजी से ट्रांसफर करने का कार्य करता है। विद्युत आवेग को तेजी से ट्रांसफर करने का कार्य किसका होता है सर, श्वान कोशिका का होता है। चीजें क्लियर है, चीजें क्लियर है। और यही आगे जाकर एक्सॉन जो होता है वो कई शाखाओं में बढ़ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सर सिनेप्टिक्स नोब कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्टिक नोब। इस तरीका से सिनेप्टिक नोब होता है, ठीक है। और इसी में कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ रसायन होते हैं जो अगले डेंड्राइट को रिसीव होता है, ठीक है। जो अगले डेंड्राइट को क्या होता है, रिसीव होता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा यहां पर देखेंगे, जैसे ये हमारा डेंड्राइट है, ये क्या है बच्चा, डेंड्राइट है, ठीक है। ये डेंड्राइट जो है हमारा क्या कर रहा है, तो आप कहेंगे कि सर इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। क्या हमने यहां पर नहीं लगाया, चलिए उतनी चीजें तो हमने यहां पर नहीं लगाई है, फिर भी आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि दो न्यूरॉन जो होते हैं वो कैसे जुड़े होते हैं, तो दो न्यूरॉन जुड़े होते हैं, एक तो डेंड्राइट के साथ, एक तो डेंड्राइट के साथ, ठीक है। और एक होता है सिनेप्टिक नोब के साथ, सिनेप्टिक सिनेप्टिक नोब के साथ। तो दो न्यूरॉन आपस में कैसे जुड़े होते हैं, तो डेंड्राइट प्लस सिनेप्टिक नोब के साथ जुड़े होते हैं। जैसे यहां पर अगर ध्यान से देखें, यहां पर अगर हम ध्यान से देखने का प्रयास करें, तो इस तरीका का होता है, ठीक है। ये क्या है बच्चा, तो आप कहेंगे ये डेंड्राइट है, ये क्या है सर, डेंड्राइट है, ठीक है। और ये क्या है, तो आप कहेंगे सिनेप्टिक नोब है, सिनेप्टिक नोब है। तो ये दोनों कैसे जुड़े होते हैं, तो सिनेप्टिक नोब और डेंड्राइट के साथ जुड़े होते हैं। हालांकि इनके बीच कुछ गैप होता है जिसे हम कहते हैं सिनेप्टिक गैप कहते हैं। तो अगर ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाए कि दो न्यूरॉन के बीच के खाली जगह को हम क्या कहते हैं, तो सिनेप्टिक नोब कहते हैं, सिनेप्टिक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं सर, सिनेप्टिक कहते हैं। बातें क्लियर है, चलिए सिनेप्टिक गैप कहते हैं। चलिए अब ध्यान रखेंगे कि जो हमारा न्यूरॉन होता है वो तीन तरह के होते हैं। न्यूरॉन कितने तरह के होते हैं सर, तीन तरह के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से न्यूरॉन होते हैं, एक तो सर न्यूरॉन होता है हमारा सेंसरी न्यूरॉन, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन का कार्य क्या होता है, तो स्टिमुलाई को ग्रहण करने का। सेंसरी न्यूरॉन का कार्य क्या होता है, इंफॉर्मेशन ग्रहण करने का। इंफॉर्मेशन जो होता है, इंफॉर्मेशन ग्रहण करने का कार्य किसका होता है, तो आप कहेंगे सर सेंसरी न्यूरॉन का। यानी कि जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे त्वचा हमारा रिसेप्टर्स है, आंख हमारा रिसेप्टर्स है, तो रिसेप्टर्स क्या करता है, तो आप कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन, यानी हमारे जो सेंसरी जो ऑर्गन है उसी में मौजूद होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, और क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ग्रहण करता है, ठीक है। दूसरा होता है रिले न्यूरॉन। यहां पर जो देख रहे हैं इसको हम कहते हैं सर रिले न्यूरॉन। क्या कहते हैं, रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन कहते हैं। रिले न्यूरॉन का कार्य होता है क्या, तो आप कहेंगे रिले न्यूरॉन का कार्य होता है दो न्यूरॉन को जोड़ने का, दो न्यूरॉन को जोड़ने का कार्य होता है। यानी यहां से इंफॉर्मेशन गया है, यहां से इंफॉर्मेशन गया, ब्रेन के पास गया, ब्रेन ये क्या करेगा, रिले न्यूरॉन के थ्रू क्या करेगा, इंफॉर्मेशन अब क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा,
ठीक है? तो इसे हम कहते हैं सर मोटर न्यूरॉन। तीसरा क्या होता है सर? मोटर न्यूरॉन होता है। मोटर न्यूरॉन क्या करता है? तो ध्यान रखेंगे कि ये एक्शन को करता है। क्या कार्य करता है? एक्शन करने का कार्य करता है। एक्शन करने का कार्य किसका होता है? तो आप कहेंगे सर मोटर न्यूरॉन का, यानी कि आपको हाथ हटाना है या हाथ वहीं रखे रहना है, इन सभी चीज़ों के बारे में कौन बताएगा? कौन ये हमें रिस्पॉन्स कराता है? तो आप कहेंगे मोटर न्यूरॉन करवाता है। ठीक है? चलिए। ध्यान रखेंगे रिले न्यूरॉन जो होता है वो एक दूसरे को जोड़ कर रखता है, इस वजह से इंटर न्यूरॉन के नाम से भी इसे हम जानते हैं सर। इसे हम इंटर न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। और ये ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे कि जो हमारे रीढ़ की हड्डियां होती है, रीढ़ की जो हड्डियां होती है उन्हीं के बीच में पाए जाते हैं ये हमारे रिले न्यूरॉन। ठीक है? यानी कि इसका कार्य क्या होता है? रिले न्यूरॉन का कार्य क्या होता है? तो इसकी कार्य की अगर हम बात करें तो तुरंत एक्शन लेने का कार्य होता है। यानी तुरंत आपको क्या करना है? रिएक्ट या रिस्पॉन्स कर देना है। उसके लिए ये डायरेक्ट कौन होता है? तो रिले न्यूरॉन होता है। यानी ब्रेन तक सूचना जाने से पहले ही आपको हटा देगा। ठीक है? कई बार ऐसा होता है गर्म हाथ रखे उसके बाद तुरंत हटा लिए। ब्रेन को बाद में सिग्नल गया कि अरे गर्म चीज़ छू लिए है। चल, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई? सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई? चलिए बच्चे, तो यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे जा सकते थे हमने आपको समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है किससे? प्रमस्तिष्क के द्वारा, मेडुला के द्वारा, पोन्स वेरोलाई के द्वारा, अनुमस्तिष्क के द्वारा। किसके द्वारा होता है? देखिए बच्चे, सबसे पहले हमें समझना होगा कि ऐच्छिक क्रियाएं क्या होता है। ऐच्छिक क्रियाएं कहने का मतलब है कि जिस पर हमारा कंट्रोल है, जिस पर हमारा कंट्रोल है, हमारी मस्तिष्क का कंट्रोल है, उसी को हम कहते हैं ऐच्छिक क्रिया। जैसे अभी हमारे पढ़ाने का मन कर रहा है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी मन नहीं करेगा, हम क्लास छोड़ देंगे, तो ये क्या है? ऐच्छिक क्रियाएं। इस पर हमारा कंट्रोल है। हम कहीं पर जा रहे हैं, जाने का मन करेगा जाएंगे, नहीं जाने का मन करेगा नहीं जाएंगे, तो ऐच्छिक क्रियाएं हैं। किसी के बारे में हम सोच रहे हैं, अब मन कर रहा है नहीं सोचेंगे, उसके बारे में नहीं सोचेंगे, तो ये सभी के सभी क्या है? ऐच्छिक क्रियाएं हैं। यानी ऐसी क्रियाएं जिस पर हमारा अपना एक नियंत्रण हो, हमारा अपना एक नियंत्रण हो, तो ऐसी क्रियाओं को हम ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। और एक होता है अनैच्छिक क्रियाएं, एक होता है अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं कहने का मतलब है कि जिस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता है, किसी भी तरह से जोर नहीं चलता है, हम चाह कर भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे सर, जैसे हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो हो रहा है, हमारे शरीर में पूरे तरह से ब्लड का फ्लो हो रहा है, अब हम कितना भी प्रयास कर लें कि सर हम अपने शरीर के ब्लड का फ्लो को रोकना चाह रहे हैं, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। रुकेगा तभी जब मर जाओगे, 5 घंटा हो जाएगा, तब रुक जाएगा। ठीक है? यानी इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमने भोजन किया, जैसे ही हमने भोजन को निगला, भोजन जब तक मुख में है, तब तक इस पर तो हमारा कंट्रोल है सर, ये ऐच्छिक क्रियाएँ हैं। लेकिन जैसे ही भोजन को हमने निगल लिया, निगलने के बाद अब इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब आप कितना भी प्रयास कर लो, आपका मन कर रहा है कि नहीं यहीं पर रखेंगे, अमाशय में हमको भेजना ही नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप कहोगे सर नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जिस पर हमारा कंट्रोल, यानी कि जब भोजन हम निगल लेते हैं, तो वो निगलने के बाद अब उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो ये भी एक कैसा एग्ज़ाम्पल है? तो आप कहेंगे सर अनैच्छिक क्रियाएँ का। हमारा हृदय धड़क रहा है, पंप कर रहा है ब्लड को, इस पर कोई नियंत्रण है? नहीं है सर। फ़िल्मी दुनिया में प्यारे बच्चे बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है? कि तुम्हारे आने से दिल धड़कता है और जाने से धड़कन रुक जाती है, ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है? धड़कन, ये हृदय का धड़कना ही काम है, ब्लड को पंप करना ही कार्य है, तो ये एक हमारा अनैच्छिक क्रियाएँ हैं, ब्लड को ये पंप करने से हम इसको नहीं रोक सकते हैं। बातें क्लियर है? बातें क्लियर है? तो जिस पर हमारा कंट्रोल है, ऐसी क्रियाएँ को हम लोग ऐच्छिक क्रियाएँ कहते हैं, और जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, उसको हम अनैच्छिक क्रियाओं की श्रेणी में रखते हैं सर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखेंगे कि इससे रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें हैं, जब इसको पढ़ लेंगे तो आंसर लगा लेंगे। चलो सर, आते हैं मस्तिष्क से, ये हमारा ऐच्छिक क्रिया मस्तिष्क से संबंधित है, तो सबसे पहले हम मस्तिष्क के बारे में कुछ जान लेते हैं सर, मस्तिष्क के बारे में जान लेते हैं, ठीक है? ये हमारे शरीर का एमसीबी है, ये हमारे शरीर का एमसीबी है। जैसे आपके घर का, कमरा का
एक कहीं ना कहीं पावर पॉइंट होगा, एक एमसीबी होगा, ठीक है। उसी तरीका से ये हमारा एक एमसीबी होता है, पूरे शरीर को कंट्रोल करने का कार्य है सर मस्तिष्क का। मस्तिष्क की अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे बच्चा कि मस्तिष्क जो होता है ये प्रोटेक्टिव होता है, यानी सुरक्षित होता है किससे? ये किससे घिरा होता है, या आप कह सकते हैं कि सुरक्षित किससे होता है? मस्तिष्क किससे सुरक्षित होता है? तो आप कहेंगे सर क्रैनियल बोन से होता है। किससे होता है? क्रेनियल हड्डी से, ठीक है। क्रेनियल बोन जिसकी संख्या होती है 8, जिसकी संख्या होती है 8, यानी क्रेनियल बोन की संख्या क्या होती है सर? 8 होती है। यानी ये जो हमारा ऊपर वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ठीक है, जिस पर पूरा का पूरा बाल जमा हुआ है, इसी को हम कहते हैं क्रेनियल हड्डी। ये पूरा का पूरा स्कल कहलाता है। ये पूरा का पूरा, जैसे ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर वाला ये स्कल कहलाता है, खोपड़ी कहलाता है। और इसी खोपड़ी में एक हड्डी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं सर क्रैनियल बोन कहते हैं, ऊपर वाला। ये क्रैनियल बोन की संख्या कितनी होती है सर? 8 होती है। तो हमारा मस्तिष्क जो सुरक्षित होता है वो क्रैनियल बोन से सुरक्षित होता है और इसकी संख्या सर 8 होती है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सर इस क्रैनियल बोन के बाद, इस क्रैनियल बोन के बाद में भी कुछ झिल्लियों से ये प्रोटेक्टिव होती हैं। कुछ झिल्ली से भी प्रोटेक्टिव होती है और झिल्ली कितने होती है सर? 3 झिल्ली होती हैं। और इस झिल्ली को हम कहते हैं सर क्या? तो मेनिनजिस झिल्ली कहते हैं। मेनिनजिस मेनिनजिस झिल्ली कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि जब ये मेनिनजिस झिल्ली में किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन फैल गया या इन्फेक्शन हो गया या हमें चोट लगने पर, जब हमें चोट लगता है तो सर चोट बाहरी तक ही होते हैं, क्रेनियम हड्डी तक। लेकिन जब हमें गंभीर चोट आते हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उसमें ये क्रेनियल बोन तो टूटते ही हैं, इसके साथ साथ हमारा झिल्ली भी, ब्रेन को जो प्रोटेक्ट किया हुआ झिल्ली है, ये झिल्ली में भी किसी न किसी तरह से चोट लग जाते हैं। इनमें ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है और ब्लड क्लॉटिंग होने की वजह से इनमें इन्फेक्शन हो जाते हैं। और इन्फेक्शन होने के कारण इस झिल्ली में जो इन्फेक्शन होता है उसके कारण एक रोग हो जाता है, जिस रोग को हम कहते हैं बच्चा मेनिंजाइटिस रोग। क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस रोग कहते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि मेनिंजाइटिस रोग किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। मेनिंजाइटिस रोग में क्या प्रभावित होता है? तो मेनिंजिस झिल्ली प्रभावित होते हैं। चीजें क्लियर है? अब ये मेनिंजिस झिल्ली जो है 3 तरह के झिल्लियों से मिलकर बने होते हैं। 3 तरह के झिल्ली से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम कहते हैं सर, एक को कहते हैं ड्यूरामीटर, एक को कहते हैं आर्केनोइड और एक को कहते हैं सर पायामीटर। एक को कहते हैं पायामीटर। उतना डिटेल तो आपसे नहीं पूछेगा, बट आपको ध्यान रखना है ड्यूरामीटर, आर्केनोइड और पायामीटर। सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है उसे हम कहते हैं सर ड्यूरामीटर, यानी सबसे जो बाहरी झिल्ली है उसे हम क्या कहते हैं सर? ड्यूरामीटर कहते हैं। मध्य वाली झिल्ली को हम कहते हैं सर आर्केनोइड और सबसे आंतरिक जो झिल्ली होता है उसे हम कहते हैं सर पायामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? पायामीटर। अब इन झिल्लियों के बीच में कुछ द्रव स्थित होते हैं। इन झिल्लियों के बीच में, इन झिल्लियों के बीच में बच्चा ध्यान रखेंगे कुछ द्रव्य होते हैं। कुछ क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं, जो इन मेनिंजिस झिल्ली को भी सुरक्षित रखता है। उस फ्लूइड को हम कहते हैं CSF। उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं सर? CSF कहते हैं। सी से हो गया हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि CSF जो द्रव है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो आप क्या उत्तर लगाएंगे? तो आप कहेंगे सर मस्तिष्क में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं सर? मस्तिष्क में पाए जाते हैं। चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है? यानी मस्तिष्क में जो झिल्ली होता है उन झिल्लियों के बीच में कुछ फ्लूइड पाए जाते हैं, कुछ द्रव्य पाए जाते हैं, कुछ तरल पाए जाते हैं। उस तरल को हम कहते हैं CSF कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं सर? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के नाम से हम जानते हैं। चीजें क्लियर? चलिए सर, अब आते हैं कि ये मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क में भी आप ध्यान रखेंगे कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं सर? 3 भाग होते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक को हम कहते हैं सर अग्र मस्तिष्क, दूसरे को कहते हैं मध्य मस्तिष्क और तीसरे को कहते हैं हम पश्च मस्तिष्क कहते हैं।
जब हम अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं तो इसे हम फोर ब्रेन के नाम से भी जानते हैं और इसके दो हिस्से होते हैं। इसके कितने हिस्से होते हैं सर? दो हिस्से होते हैं। एक तो होता है सेरेब्रम और एक होता है डाइंसेफेलॉन होता है। क्या होता है सर? यानी जो हमारा अग्र मस्तिष्क है उसके दो पार्ट है, सेरेब्रम और डाइंसेफेलॉन है। डाइंसेफेलॉन की बात करें तो इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं थाइलेमस और एक को कहते हैं सर हाइपोथैलेमस। एक को क्या कहते हैं सर? थैलेमस कहते हैं और एक को कहते हैं सर हाइपोथैलेमस। इसके बारे में भी कुछ थोड़ी-थोड़ी चर्चा करेंगे। सेकंड को हम कहते हैं सर मिड ब्रेन कहते हैं जिसे हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं और तीसरा जो होता है हिंड ब्रेन होता है जिसे पश्च मस्तिष्क कहते हैं। इसके भी दो भाग होते हैं, एक होता है सेरेबेलम और एक होता है मस्तिष्क स्टेम जिसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। ब्रेन स्टेम के भी बच्चे दो भाग होते हैं, एक को कहते हैं पोन्स वैरोलाई और एक को कहते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ से और भी क्या फैक्ट पूछा जाता है। पहला फैक्ट तो पूछा जाएगा आपसे कि ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो फोर ब्रेन जो होता है ये सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, बड़ा। और सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो कौन होता है? सबसे छोटा कौन होता है? तो आप कहेंगे कि सबसे छोटा जो होता है वो पश्च मस्तिष्क होता है। ठीक है, सबसे छोटा कौन होता है सर? पश्च मस्तिष्क होता है। चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है? चलो सर, चलो सर, सबसे छोटा में तो आपसे नहीं पूछेगा, सबसे छोटा आपसे नहीं पूछेगा, बस बड़ा ही आपको ध्यान रखना है। बड़ा ही आपको ध्यान रखना है जो 2/3 होता है। कितना होता है सर? ये 2/3 होता है, यानी कि पूरे ब्रेन का 2/3 हिस्सा ये होता है। चलो सर, अब बात करते हैं इसके और भी कुछ, इसके और भी कुछ बात करते हैं। चलिए सर, कुछ चीजें दी गई हैं, चलिए। तो यहां से पहले तो कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे। एक होता है सेरेब्रम, फोर ब्रेन का एक हिस्सा होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम भी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा उपभाग है, ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग, सबसे बड़ा उपभाग होता है। ठीक है, सबसे बड़ा उपभाग कौन सा होता है? तो आप कहेंगे सर सेरेब्रम होता है। सर थैलेमस का कार्य क्या होता है? तो ये बाहरी, जो बाहरी हमारा ताप होता है, ताप होता है, बाहरी जो तापमान होते हैं उसको नियंत्रित करने का कार्य होता है। ठीक है, बाहरी जो सर्दी होता है, ठीक है, बाहरी जो सर्दी होता है उसे, यानी कि बाहर से जो हमें ठंडी गर्मी का एहसास हो रहा है उसको नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है सर? थैलेमस का। और जो हमारे आंतरिक कार्य होते हैं, ठीक है, आंतरिक रूप से, आंतरिक कहने का मतलब है कि जो हमारे अंदर है, हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने का कार्य, यानी आंतरिक ताप को नियंत्रित कौन करता है? तो आप कहेंगे सर हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस करता है। इसी तरह से आप कहेंगे हमें भूख लगता है, कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। हमें प्यास लगता है, ये भी कौन नियंत्रित करता है? तो सर हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि हमें किसी से घृणा हो रहा है, वो भी कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस। हमें किसी से प्रेम हो रहा है, ये भी कौन बताता है? तो हाइपोथैलेमस। यानी ये सभी के सभी आंतरिक जो कार्य हैं वो किसके कारण हो रहा है? तो हाइपोथैलेमस के कारण हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेरेब्रम पर। सेरेब्रम की अगर हम बात करें, सेरेब्रम की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो ध्यान रखेंगे कि सेरेब्रम जो होता है ये 4 भागों में बटा होता है। सेरेब्रम 4 हिस्सों में बटा होता है। एक को कहते हैं सर फ्रंटल लोब, एक को कहते हैं टेम्पोरल लोब और एक को कहते हैं पेराइटल और एक को कहते हैं ओसिपिटल। सामने जो आप देख पा रहे हैं, जो ललाट वाली जो हिस्सा है, आगे से जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम कहते हैं सर क्या? तो फ्रंटल लोब कहते हैं। एक होता है टेम्पोरल लोब, यानी ये जो साइड में जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, जहां पर आपको सिर दर्द होता है, उसी को हम कहते हैं टेम्पोरल लोब कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं सर? टेम्पोरल लोब कहते हैं। एक होता है सर पेराइटल लोब। क्या होता है? पेराइटल। पेराइटल लोब जो ऊपर में आप जहां पर बबड़ी झाड़ते हो, यहां से जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो हिस्सा होता है उसको हम पेराइटल लोब कहते हैं। और एक होता है ओसिपिटल लोब जो पीछे में होता है, यहाँ पर होता है, इसको हम कहते हैं सर ओसिपिटल लोब, जहां पर चोटी बांधते हो आप, लड़कियां चोटी बांधती है, उसी को हम कहते हैं ओसिपिटल लोब। अब इसका भी कार्य होता है कुछ, क्या क्या कार्य होता है आइए।
जब हम फ्रंटल लोब की बात करते हैं तो फ्रंटल लोब में ही आप देखेंगे कि हमें किसी भी चीज़ को सोचने के लिए यानी थिंकिंग करने के लिए हमारा आईक्यू लेवल जो होता है, मेमोरी मेमोरी जो होता है यानी याददाश्त जो होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग जो होता है, तर्क-वितर्क करने का, जो मूवमेंट्स करवाने का, डिसीजन मेकिंग करने का, कि कोई भी चीज़ क्रिएटिविटी करने का कार्य, इन सभी के लिए ज़िम्मेदार कौन होता है सर? फ्रंटल लोब होता है। इसी तरह से टेम्पोरल लोब का कार्य होता है सुनने का, जो हम सुनते हैं, उस चीज़ को कंट्रोल करने का। अधिक ध्वनि आ रहा है तो इसको कंट्रोल करेगा। मेमोरी को कंट्रोल करता है, ठीक है? वाणी को समझने और विभिन्न ध्वनियों को पहचानने में ये सक्षम होता है, टेम्पोरल लोब होता है। पैराइटल लोब का कार्य क्या होता है? हमें कोई छू रहा है, हमें कोई कील चुभा है, तो स्पर्श करने का दबाव, दर्द, तापमान और स्थिति इन सभी चीज़ों के लिए कौन ज़िम्मेदार होता है सर? पैराइटल लोब होता है। कंट्रोल विज़न यानी आँखों से जो दृश्य की जो जानकारी होती है, उसके प्रसंस्करण करने का जो प्राथमिक केंद्र होता है, वो ओसिपिटल ही होता है, जिसमें हम रंग की, गति की, गहराई की, वस्तु की पहचान हम कर पाते हैं। चीज़ें क्लियर हैं? चीज़ें क्लियर हैं? तो ये सभी का सभी कार्य जो है, ये किसका है? तो आप कहेंगे सर हमारा सेरेब्रम का कार्य है। किसका कार्य है? सेरेब्रम का कार्य है। तो अब आप उत्तर लगा सकते हैं, अब आप उत्तर लगा सकते हैं कि ऐच्छिक क्रियाएँ का म कहने का मतलब क्या था? जिस पर हमारा कंट्रोल है, जिस पर हमारा कंट्रोल है। सर कुछ सोच रहे हैं, मन करेगा, सोचेगा, नहीं सोचेंगे। कुछ मूवमेंट करना है, मन करेगा करेंगे, नहीं करेंगे। कुछ डिसीज़न लेना है, मन करेगा लेंगे, नहीं लेंगे। तो ये सभी के सभी के लिए ज़िम्मेदार कौन है बच्चा? तो आप कहोगे कि सर प्रमस्तिष्क है। कौन होगा? प्रमस्तिष्क होगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई? ये चीज़ें क्लियर हो गई? तो इससे रिलेटेड हमने क्या-क्या फैक्ट आपको बताया, क्या-क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने आपको समझा दिया। आइए कुछ और भी चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। एक होता है बच्चा अनैच्छिक क्रियाएँ, एक होता है अनैच्छिक क्रियाएँ। एक क्या होता है सर? अनैच्छिक क्रियाएँ जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे सर हृदय का धड़कना, ब्लड का सर्कुलेशन, ठीक है? हमारा साँस लेना, आप चाह कर भी साँस ज़्यादा देर तक नहीं ल ऐसा हो सकता है कि आप ज़्यादा देर तक साँस ना लें, ऐसा नहीं है। साँस लेना भी एक क्या है बच्चा? इनवॉलंटरी एक्शन है। इसके भी 2 एक्शन होते हैं वाइटल और एसेसरी यानी जिसको ले एक तो अनैच्छिक क्रियाएँ हैं, मतलब जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। दूसरा कि इसके भी 2 हिस्से हैं। एक है कि जिसका होना महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है और एक है कि इसका ना होना पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे सर वाइटल एक्शन में अगर रेस्पिरेशन श्वसन की क्रिया, किसकी क्रिया है? श्वसन की क्रिया है। आप चाह कर भी नहीं रोक सकते। आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। आप चाहोगे कि सर ऊर्जा का निर्माण ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपके शरीर में रेस्पिरेशन की क्रिया, हार्ट बीट यानी हृदय का धड़कना, डाइजेशन भोजन का पाचन, एक्सक्रिएशन जो उत्सर्जन का कार्य है, ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लिंकिंग यानी आप आँखों का जो झपकना, पपलियों का जो झपकना है, उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एसेसरी एक्शन में क्या है? जैसे सर स्नीजिंग यानी आपको छींक वगैरह आ रहा है, इस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा है कि अगर आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको छींक आना ही चाहिए, ठीक है? हिचकी, हिचकी आ जाता है, ठीक है? वोमिटिंग, उल्टियाँ वगैरह होता है, कोल्ड कफ वगैरह हो जाता है, सर्दी वगैरह लग जाती है। तो ये ऐसा नहीं है, लेकिन है फिर भी ये क्या? इनवॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल कौन करता है? तो आप कहेंगे सर मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। चलिए, आगे बढ़ जाएँ? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, ओटो ग्रंथि से, हाइपोथैलेमस से, अधिवृक्क से। देखिए बच्चे, हमने आपको कई बार बताया है कि 2 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं किसी भी जीव में। एक होता है ग्रोथ हार्मोन और एक होता है इनहिबिटर हार्मोन कह सकते हैं। ठीक है? ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है? यानी वृद्धि रोधक हार्मोन हम कहते हैं उसे। तो वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से, ओटो ग्रंथि से, हाइपोथैलेमस से, अधिवृक्क से। तो ध्यान रखेंगे कि जो हमारा वृद्धि हार्मोन होता है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। अब यहाँ पर रिलेटेड इससे भी फैक्ट कुछ समझ लेते हैं। ठीक है? चलिए। अगर कभी भी आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि वृद्धि हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है?
वृद्धि हार्मोन का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए, वृद्धि हार्मोन का अगर निर्माण आपसे पूछा जाए कि निर्माण कहाँ होता है, तब आप उत्तर लगाएंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है, क्या उत्तर लगाएंगे? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से बच्चा दो तरह के हार्मोन निकलते हैं, एक तो निकलता है वृद्धि हार्मोन, एक निकलता है वृद्धि हार्मोन, और एक होता है वृद्धि रोधक हार्मोन। एक होता है वृद्धि रोधक हार्मोन, वृद्धि रोधक हार्मोन होता है, यानी कि दो तरह के हार्मोन निकलते हैं हाइपोथैलेमस से। और हाइपोथैलेमस से जो निकलता हार्मोन है, ये जाकर स्टोर कहाँ पर होता है? हाइपोथैलेमस से निकलने वाला जो हार्मोन है वो स्टोर हो जाता है कहाँ पर? तो आप कहेंगे सर पीयूष ग्रंथि से। कहाँ पर? पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि में जाकर ये क्या हो जाता है? तो आप कहेंगे सर स्टोर हो जाता है। चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आइए। तो ये पीयूष ग्रंथि जो है बच्चा, इसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। इसे हम किस ग्रंथि के नाम से जानते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। क्यों मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं सर? क्योंकि ये लगभग सभी चीजों को कंट्रोल करके रखता है, लगभग सभी ग्रंथियों को ये कंट्रोल करके रखता है, इस वजह से हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये पीयूष ग्रंथि भी इसके दो हिस्सा होता है, एक इंटीरियर होता है और एक पोस्टीरियर, यानी एक अग्र का भाग होता है और पीछे का भाग होता है। इंटीरियर वाले हिस्सा में देखेंगे तो हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा, यानी ये जब कहेगा तभी ये क्या होंगे, इससे ग्रंथि से हार्मोन निकलेंगे। इंटीरियर पिट्यूटरी से ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो एक तो वृद्धि हार्मोन निकलता है, एक बच्चा प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है, और एक ध्यान रखेंगे टीएसएच हार्मोन निकलता है। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे कहते हैं, ठीक है, टीएसएच हार्मोन निकलता है। पोस्टेरियर में ध्यान रखेंगे कि दो हार्मोन होता है, एक होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, जो प्रसव और स्तनपान में मदद करवाता है, और एक होता है बच्चा वेसोप्रेसिन, एक होता है वेसोप्रेसिन हार्मोन जो शरीर के पानी के संतुलन का नियंत्रण करता है, ठीक है। और ये बनते कहाँ पर है? तो हाइपोथैलेमस में बनते हैं, और ये जाकर इकट्ठा कहाँ होता है? तो आप कहेंगे पोस्टेरियर में, और फिर इसी के द्वारा क्या किया जाता है? शरीर में छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर देखेंगे बच्चा तो यहीं पर है पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहीं पर क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। चलो, अब आते हैं हाइपोथैलेमस पर। हाइपोथैलेमस अभी हमने कहा कि दो तरह के, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है एक एक रिलीजिंग हार्मोन होता है और एक इनहिबिटर हार्मोन होता है, यानी वृद्धि रोधक हार्मोन भी किससे निकलते हैं सर? हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। चलो, ये सारे चीज हमने आपको बताया, ये सारे चीजों को हमने बता दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा, वेसोप्रेसिन को हम लोग एडीएच हार्मोन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि हमारा सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, यानी हमारे शरीर का सबसे बड़ी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो कौन सा होता है? थायराइड होता है। कौन होता है सर? थायराइड होता है, ठीक है। इसका आकार कैसा होता है? तो एच शेप्ड का होता है और बटरफ्लाई के जैसा होता है, तितलियों के आकार के जैसे जो ग्लैंड होते हैं, उस कौन से ग्लैंड होते हैं? तो आप कहेंगे सर थायराइड ग्लैंड होते हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड से दो तरह के हार्मोन निकलते हैं, T4 हार्मोन निकलता है और एक T3 हार्मोन निकलता है, ठीक है। बातें क्लियर है? बातें क्लियर है? और यहीं से एक निकलता है कैल्सिटोनिन हार्मोन, यहीं से निकलता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो ये सभी के सभी चीजों को आप ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे। बताए, किसी भी प्रकार की समस्या है यहाँ पर? किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है? आगे बढ़ते हैं, आइए। कह रहा है कि यदि नर्म लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? यदि नर्म लोहे को यदि नर्म लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनेगा? देखिए, एक धारावाही कुंडली है, एक क्या है बच्चा? धारावाही कुंडली है इस तरीका का, ठीक है, धारावाही कुंडली है। इसके गर्भ में एक क्या रखा गया है? तो आप कहेंगे कि सर इसके गर्भ में
एक रखा गया है लोहे के टुकड़े को, ठीक है, लोहे के टुकड़े को रखा गया। तो कह रहा है कि क्या होगा, क्या होगा का क्या मतलब कि इससे जैसे ही बच्चे विद्युत प्रवाहित होंगे, इससे जैसे ही विद्युत प्रवाहित होंगे, तो विद्युत प्रवाहित होने पर क्या होगा, ये जो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होंगे, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने के कारण ये जो लोहे का जो रॉड है ये मैग्नेटिज्म हो जाएगा, यानी चुंबकत्व से ये पूरी तरीका से क्या हो जाएगा, भर जाएगा। इसमें गुण कौन सा आ जाएगा, चुंबकत्व का गुण आ जाएगा। इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबक। यानी कि जब तक इसमें विद्युत प्रवाहित होते रहेंगे तब तक हम कह सकते हैं कि ये विद्युत चुंबक बना रहेगा, तब तक ये विद्युत चुंबक बना रहेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, क्या ये पॉइंट क्लियर है, बताएं। अब इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चल आइए, चुंबक से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बनता है इसको हम लोग समझते हैं। चुंबक से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बन सकता है। चल मान लेते हैं कि ये चुंबक है, मान लेते हैं ये चुंबक है। तो इस चुंबक के मान लेते हैं एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा और एक क्या होगा सर, साउथ पोल होगा। ध्यान रखेंगे कि अगर कोई चुंबक है, अगर कोई चुंबक है और इस चुंबक को अगर हम स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं, स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं, स्वतंत्र रूप से लटकाने पर क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर लटकता रहेगा। ये लटकेगा कहां पर, तो उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर लटकता रहेगा, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर हम इस चुंबक का ताप अगर बढ़ाते हैं, चुंबक का अगर ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ताप बढ़ाने पर चुंबकत्व घट जाएंगे, चुंबकत्व क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर घटेगा, चुंबकत्व क्या होगा सर, घटेगा, घट जाएगा चुंबकत्व। तीसरी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि चुंबक जो होता है, चुंबक से निकलने वाले जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं या वो एक काल्पनिक होता है। वो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है इसको हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। और ये क्या होता है सर, एक काल्पनिक होता है। ये क्या होता है सर, एक काल्पनिक रेखा होता है। ये सर उत्तर से निकलता है, ये सर उत्तर से निकलता है और दक्षिण की ओर जाता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है बच्चा ध्यान रखेंगे कि बाहर में, चुंबक के बाहर में अगर देखा जाए तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। एक मिनट, चल बाहर में क्या होगा, बाहर में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। लेकिन अगर चुंबक के अंदर की अगर हम बात करें तो अंदर में ध्यान रखेंगे कि ये दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं कि दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर जाएगा, अंदर में बात करें। ठीक है, चलिए सर, और क्या होता है सर, समदूरस्थ होता है। चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं होते हैं वो समदूरस्थ होते हैं। क्या होते हैं, समदूरस्थ होता है। क्या होता है सर, समदूरस्थ। समदूरस्थ कहने का मतलब क्या है कि समान दूरी पर होते हैं। ठीक है, अगली पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है एक दूसरे को नहीं काटते, एक दूसरे को नहीं काटते हैं, एक दूसरे को नहीं काटते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए और भी पॉइंट ध्यान रखेंगे कि ध्रुव पर चुंबकीय
क्षेत्र जो होता है वो मजबूत होता है। ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र, ध्रुव पर चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है, मजबूत होता है, ठीक है। और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि घने होते हैं। घने कहने का मतलब है कि यहाँ पर बहुत ही पास पास होता है, ये भी चीजें आपको ध्यान रखना है। चलो सर, और भी प्रश्न क्या बन सकते हैं? और भी प्रश्न पूछा जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का अगर कभी भी आपसे एसआई मात्रक पूछा, एसआई मात्रक पूछा जाए तो आप कहेंगे सर टेस्ला होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। या आप कहेंगे, या आप कहेंगे टेस्ला, या टेस्ला के साथ या में आप रखेंगे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रा क्या होता है? टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। या अगर आपसे चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक पूछा जाए, सीजीएस मात्रक अगर पूछा जाए तब आपको ध्यान रखना है कि इसका सीजीएस मात्रक होता है गॉस। सीजीएस मात्रक क्या होता है सर? गॉस होता है। 1 टेस्ला जो होता है, 1 टेस्ला जो होता है वो बच्चा 10 के पावर 4 गॉस के बराबर होता है, ठीक है। 1 टेस्ला जो होता है 10 के पावर 4 गॉस के बराबर होता है, ठीक है। चल, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो ध्यान रखेंगे कि बंद वक्र का निर्माण करता है, बंद वक्र का निर्माण, बंद वक्र का निर्माण करता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यानी एक क्या होते हैं? ये एक क्लोज होते हैं, ठीक है। चल, तो ये सभी की सभी जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे हमने आपको समझा दिया, हमने आपको समझा दिया। चल आगे बढ़ते हैं। कह रहे मानव में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है, ये अभी अभी हमने पढ़ा, अभी अभी हमने पढ़ा कि बुद्धिमानी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, मेमोरी पावर के लिए, थिंकिंग पावर के लिए, इन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो आप कहेंगे कि हमारा प्रमस्तिष्क होता है। और प्रमस्तिष्क में भी कौन होता है? तो आप कहेंगे सर सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम होता है, ठीक है। चल, ये रहा, देखिए हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था बुद्धि एवं चतुराई, बुद्धि एवं चतुराई पूछा गया था, ठीक है। ये देखिए बुद्धि कहाँ गया? विजडम कहीं दिखाई दे रहा है? विजडम यहाँ पर नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि विजडम पावर यहीं पर है, ठीक है। और चतुराई, क्रिएटिविटी, ये सारी के सारी चीजें जो है कहाँ से? प्रमस्तिष्क से, ठीक है। आगे आते हैं। कह रहा है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को गर्म करने पर जो धुआं निकलता है वह है, लेड नाइट्रेट को अगर हम गर्म करते हैं तो उससे निकलने वाली धुआं क्या होती है? ये हमसे पूछा गया है। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेड नाइट्रेट का सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइस होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। इसको सर हमने गर्म किया, इसको हमने गर्म किया है, तो गर्म करने पर यह बनता है लेड ऑक्साइड बनता है, और सर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, और सर और ये बनता है सर ऑक्सीजन गैस। और क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस बनता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है मेरे बच्चे? क्या ये सारे पॉइंट क्लियर हैं? क्या ये सारे पॉइंट क्लियर हैं? क्लियर है। अब इसको आप बैलेंस कर लेना, ठीक है। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, खुद से करने का प्रयास करेंगे आप। अब यहाँ पर जो ये जो लेड ऑक्साइड है, ये तो बच्चा ठोस होता है। ये क्या होता है? ठोस होता है, सॉलिड होता है। और ये गैस होते हैं, ये क्या होते हैं? गैस होते हैं। ऑक्सीजन भी क्या होता है सर? गैस होता है। तो ध्यान रखेंगे कि हमसे पूछा गया है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को गर्म करने पर जो धुआं निकलता है, ये गैस जो है धुंध के रूप में होता है। कैसा होता है सर? धुंध के रूप में, धुआं के रूप में होता है। और इसका रंग कैसा होता है? तो आप कहेंगे सर भूरा रंग का होता है। किस रंग का होता है? भूरे रंग का होता है। बातें क्लियर है? बातें क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जो धुआं के रूप में निकलता है। और इसका कलर कैसा होता है सर? भूरा होता है। कलर कैसा होता है सर? भूरा होता है।
ठीक है, चल आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। ये रहा, कह रहा है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। अगर इसके पहले वाले क्वेश्चन जो हमने समझाया चुंबक से रिलेटेड, अगर वो ध्यान से आपने पढ़ा होगा, ध्यान से आपने सीखा होगा, तो इसका उत्तर आप बखूबी लगा सकते हैं। कह रहा है कि चुंबक के भीतर, किसके भीतर कह रहा है? चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होते हैं। अभी हमने कहा कि चुंबक के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होते हैं वो साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। साउथ से किधर होता है? नॉर्थ पोल की ओर होता है। यानी कि दक्षिणी ध्रुव से कहां पर होते हैं सर? उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। और ये क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो एक बंद वक्र का निर्माण करते हैं। ये कभी भी एक दूसरे को नहीं क्रॉस करते हैं, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तीसरी पॉइंट कि ये ध्रुवों पर अधिक सघन होते हैं और ध्रुव से जैसे जैसे दूर आते हैं तो ये समदूरस्थ हो जाते हैं। ठीक है, यानी ये समदूरस्थ होते हैं, समान दूरी पर होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। बाहर से सर, बाहर में अगर देखा जाए तो नॉर्थ से ये साउथ की ओर जाते हैं। बाहर में अगर देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? प्रयोगशाला में संश्लेषित सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला जो कार्बनिक यौगिक था वो यूरिया था। वो क्या था सर? यूरिया था। और यूरिया का सूत्र आप किसी भी हालत में ध्यान रखेंगे, किसी भी हालत में आपको यूरिया का सूत्र ध्यान रखना है, NH2CONH2 होता है। कह रहा है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है। साइटोकाइनिन का कार्य क्या है सर? कोशिका विभाजन का। साइटोकाइनिन का कार्य होता है क्या करने का? तो आप कहेंगे सर कोशिका विभाजन करने का। कोशिका विभाजन का कार्य होता है। और जब हम कोशिका विभाजन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो किसी भी चीजों में वृद्धि करेगा। ये क्या करेगा? वृद्धि करेगा। यानी कि जो हमारा साइटोकाइनिन है वो एक वृद्धि हार्मोन है। ठीक है, कैसा हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन है। तो कह रहा है कि ये क्या करेगा? कह रहा है कि प्ररोग के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करेगा, तने के वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए जिम्मेदार है, इनमें से सभी है। तो देखिए बच्चा, ये कह रहा है कि लंबाई में वृद्धि करेगा, वृद्धि हार्मोन है। ठीक है, तने में वृद्धि करेगा, तना भी तो मोटा होगा। मोटा कब होगा? जब कोशिका में विभाजन होंगे। ये कह रहा है कि प्रकाश की ओर मुड़ने देता है। प्रकाश की ओर मुड़ने कहने का मतलब कि प्रकाश की ओर ये गति करेगा, इसके लिए भी जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सर डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चीजें क्लियर है? लेकिन अगर और भी करीबी से उत्तर लगाना रहेगा तो हम तो जाते भाई तने में वृद्धि के साथ, तने में वृद्धि के साथ। फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ तीनों उत्तर सही हैं। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? हमारे शरीर में जो भी जैविक कार्य हैं, जो भी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है, उनको नियंत्रण करने का कार्य किसका होता है? तो हमारा पूरा का पूरा शरीर जो होता है वो दो चीजों से कंट्रोल होते हैं। एक तो सर रासायनिक पदार्थों के द्वारा और एक होता है सर मस्तिष्क के द्वारा। एक किसके द्वारा? रासायनिक पदार्थों के द्वारा और एक मस्तिष्क के द्वारा। रासायनिक पदार्थ को हम कहते हैं सर रसायन, और हमारे ब्रेन में पाया जाता है सर तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो तंत्रिका तथा रसायनों दोनों के द्वारा हमारे शरीर में जितने सारे जैविक क्रियाएं होते हैं वो सभी के सभी कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि घटपर्णी एक उदाहरण है। घटपर्णी एक उदाहरण है किसका? तो आप कहेंगे सर घटपर्णी जो होता है वो एक तरह का कीट भक्षी है। घटपर्णी जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है सर? कीट भक्षी होता है। कह रहा है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल होता है। जैव विविधता का विशिष्ट यानी कि सर्वाधिक जीव हमें कहाँ मिलेंगे? तो सर सर्वाधिक जीव हमें वनों में मिलते हैं। सर्वाधिक जीव हमें कहाँ मिलेंगे सर? वन क्षेत्र में मिलेंगे। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक हैं? आइए अब इसको भी समझ लेते हैं कुछ चीजों के कारण। ठीक है, चल जब हम बात करते हैं पर्यावरणीय कारक के बारे में, पर्यावरणीय जब हम कारक की बात करते हैं
तो पर्यावरणीय कारक दो तरह के होते हैं। एक तो होता है सर जैविक कारक, एक होता है जैविक कारक, जैविक कारक, और एक होता है अजैविक कारक, अजैविक कारक होता है। ठीक है, एक होता है सर जैविक कारक और एक होता है अजैविक कारक होता है। यानी दो तरह के पर्यावरणीय कारक होते हैं, एक को कहते हैं जैविक कारक और एक को कहते हैं अजैविक कारक। जब हम जैविक कारक की बात करते हैं तो जैविक कारक कहने का मतलब है कि इसमें सभी सजीव होते हैं। सभी क्या होते हैं सर? सजीव होते हैं। और जब हम अजैविक कारक की बात करते हैं तो इसमें सभी के सभी निर्जीव होते हैं। सभी क्या होते हैं बच्चा? तो आप कहेंगे सर निर्जीव होते हैं, यानी इसमें किसी भी प्रकार का जीव नहीं होता है। ठीक है, बातें क्लियर है? सभी के सभी सजीव होते हैं और सभी के सभी क्या होते हैं सर? निर्जीव होते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर है? चल, अब इसी जैविक कारक की अगर हम बात करें तो इसमें कौन आएंगे? जैविक कारक में कौन कौन आते हैं? तो ध्यान रखेंगे कि इसमें जितने सारे उत्पादक हैं, जितने सारे उत्पादक हैं वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? जैविक कारक कहलाएंगे। जितने सारे उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता जो हैं वो भी क्या कहलाएंगे सर? जैविक कारक कहलाएंगे। और जितने सारे अपघटक हैं, जितने सारे अपघटक हैं वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे सर? जैविक कारक कहलाएंगे। उत्पादक में कौन आता है सर? पेड़ पौधे आते हैं। पेड़ पौधे आते हैं, यानी जो हरे पेड़ पौधे हैं वो आते हैं। ठीक है, उपभोक्ता में कौन आता है सर? जो उपभोग कर रहा है। जैसे सर, जैसे कि अगर हम बात करें मनुष्य की, मनुष्य की बात करें, आप किसी अन्य जीव जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये सभी के सभी जो है, शेर हो गया, ये सभी के सभी क्या है सर? उपभोक्ता है। अपघटक में आएंगे सर, कवक आ जाएगा, कवक आ जाएगा सर, जीवाणु आ जाएगा, कवक आ जाएगा, जीवाणु आ जाएगा, ये सभी के सभी क्या है सर? अपघटक है। तो जैविक कारक में तीन चीजें आपको ध्यान रखना है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये सभी के सभी कैसे कारक है पर्यावरण के? तो आप कहेंगे सर जैविक कारक है। अब अजैविक कारक में अगर हम बात करें, जब हम अजैविक कारक की बात करते हैं तो अजैविक कारक में हमें ध्यान रखना होता है कि सभी के सभी निर्जीव तत्व होंगे। और निर्जीव तत्व में आप क्या क्या कह सकते हैं इसमें बच्चे? स्थल मंडल भी आ सकता है, स्थल मंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, यही होते हैं। यानी कि यहाँ पर तीनों के तीनों मंडल शामिल होंगे, यहाँ पर तीनों के तीनों मंडल शामिल होंगे। और इसी स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल की अगर बात करें तो स्थल मंडल में आपको ध्यान रखना है, जैसे पर्वत हो गया सर, पर्वत हो गया सर, पहाड़ हो गया सर, पहाड़ हो गया सर, जिसमें जीव है ही नहीं, जिसमें जीव है ही नहीं। मिट्टी हो गया सर, मिट्टी हो गया सर, खनिज हो गया सर, खनिज हो गया सर, ये सभी के सभी क्या है? स्थल मंडल में आते हैं। जल मंडल में अगर हम बात करें तो सर जल आ गया, जल आ गया। ठीक है, और भी कुछ तरल पदार्थ आप ले सकते हैं, सभी तरल पदार्थ आप ले सकते हैं, तरल पदार्थ को ले सकते हैं। ठीक है, वायुमंडल में आप हवा को ले सकते हैं, हवा को, आप गैसेज को, अन्य गैसेज को लिख सकते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है? तो आप कहेंगे कि ये अजैविक कारक है। इसी अजैविक कारक को अगर हम देखें तो दो भागों में हम बांट लेते हैं। एक को कहते हैं सर भौतिक कारक, एक को कहते हैं सर भौतिक कारक, और एक को कहते हैं सर रासायनिक कारक, एक को कहते हैं रासायनिक कारक। जब हम भौतिक कारक की बात करते हैं तो इसमें आपका तापमान हो गया, दाब हो गया, ठीक है, आप कहेंगे मिट्टी हो गया, मिट्टी हो गया,
ये सभी के सभी जो है वर्षा हो गया, वायु हो गया, वर्षा हो गया, वायु हो गया, ये सभी के सभी क्या है सर? भौतिक कारण है, भौतिक कारक है। और रासायनिक कारक की अगर हम बात करें तो जितने सारे आपके खनिज हैं, खनिज आ जाएगा सर, लवण आ जाएगा सर, लवण आ जाएगा सर, जितने सारे आप गैसेज हैं, जो गैसों का मिश्रण है वो आ जाएगा सर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी के सभी गैसेज जो हैं वो रासायनिक कारक में आ जाएगा। तो ये आपको पर्यावरणीय कारक के बारे में जानना चाहिए था और हमने आपको बताया। तो कह रहा था कि तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक है? तो सर भौतिक कारक है। कैसे कारक है सर? भौतिक कारक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? भौतिक कारक हो जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के स्थान क्या कहलाते हैं? तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के स्थान को हम क्या कहते हैं? हमसे पूछा गया है। हमने कुछ देर पहले तंत्रिका तंत्र के बारे में जब पढ़ रहा था तो उसमें हमने आपको बताया था कि दो तंत्रिकाओं के बीच के जो खाली जगह होते हैं, यानी दो तंत्रिका कैसे जुड़े होते हैं सर? एक सिनेप्टिक नोब और दूसरा डेंड्राइट, यानी पहले का सिनेप्टिक नोब और दूसरे का डेंड्राइट, तब जाकर जुड़े होते हैं और इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप होता है और इसी गैप के बारे में हमसे पूछा गया है कि बीच के स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्टिक गैप कहते हैं सर। क्या कहते हैं सर? सिनेप्टिक गैप कहते हैं। ठीक है, ये रहा सिनेप्टिक गैप। जैसे यहाँ पर देखें, ये है बच्चा सिनेप्टिक नोब है, ये क्या है? सिनेप्टिक नोब है और ये इसका क्या है? डेंड्राइट है। ये इसका क्या है सर? डेंड्राइट है। तो ये डेंड्राइट है और ये सिनेप्टिक नोब है और इनके बीच में कुछ ना कुछ खाली जगह है और इसी खाली जगह को हम कहते हैं सर सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, यानी सिनेप्टिक दरार कहते हैं। ये इस तरीका से द्रव के माध्यम से अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। ये बीच में होता है, ठीक है, कुछ बैलून की आकार जैसा होता है, ठीक है, इसी में द्रव भरे होते हैं और इसी से इंफॉर्मेशन ये धीरे-धीरे क्या होता है? बाहर निकलता है, बाहर निकल के ये क्या होता है? इधर जाता है। तो ये यहाँ पर डेंड्राइट इसको क्या करता है सर? रिसीव कर लेता है इंफॉर्मेशन को। ठीक है? चल, तो ये सारे के सारे हमारे 15 प्रश्न क्लियर हो जाते हैं। सारे के सारे 15 प्रश्न हमारे क्लियर हो जाते हैं। होपफुली कि आपको समझ में आया होगा। आज भी आपको कुछ ना कुछ नए चीज़ों को सीखने को मिला होगा। आपसे आपके एग्ज़ाम में जो भी पूछने जाने वाले जो प्रश्न हैं, उनके बारे में अवश्य ही आपने नोट किया होगा। तो चलिए प्यारे बच्चे, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपने रिवीजन को अच्छे ढंग से करते रहें। चलिए फिर मिलते हैं।